दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं साइंस के प्रैक्टिस बैच को। जी हाँ दोस्तों, और इसमें जो आज हम पार्ट कवर करने जा रहे हैं वो है पार्ट नंबर 20। ये 20वां पार्ट है दोस्तों, और डेली शाम को 5 बजे इस तरह की सीरीज आपको दी जाती है। देखिए आपकी परीक्षा में या तो करंट अफेयर्स आ जाएंगे, या तो साइंस के प्रश्न आएंगे, या तो फिर जीके जीएस के आएंगे। और ये तीनों की तीनों सीरीज मैं आपको खुद टीच करता हूँ स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर सुबह के 5 बजे आपको दिया जाता है करंट अफेयर। तो जिन लोगों को करंट अफेयर से संबंधित चीजें ज्यादा समय तक याद रखनी हो, बेस्ट करना, वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शाम को 5 बजे दोस्तों आपकी साइंस की सीरीज चलती है, और रात को 9 बजे भी आप रेडी रहा करिए, ठीक है, जिसमें रात को 9 बजे हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि साइंस में आपकी तैयारी कितनी अच्छी और कितनी बेहतर हो पाई है। जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया, वो जल्दी से डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसके बिना आपकी तैयारी कुछ अधूरी सी रहेगी, ठीक है। तो इस अधूरेपन को दूर करिए, जल्दी से आप स्टडी 91 से जुड़िए। चलिए बताइए, कह रहा एस्पिरिन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा हूं, ठीक है, लेकिन इस आसान क्वेश्चन में भी दम है, बड़ा सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, ठीक है। लिख रहा है कि एस्पिरिन क्या होता है, बताइए। नाम तो सुना ही होगा आपने, एस्पिरिन। और वैसे भी ये प्रश्न दोस्तों बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया, काफी पुराना प्रश्न है, यहां पे लिखा, उसके बाद भी हजारों बार आपकी परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए एस्पिरिन क्या है। लिख रहा है प्रतिजैविकी है, ठीक है, एंटीपायरेटिक है, शामक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब मैं बताऊं, आपने बिल्कुल जो किया होगा बहुत सही किया होगा, है कि नहीं। आपने टिक किया होगा क्या, प्रतिजैविकी, और ये आपका उत्तर क्या है, बिल्कुल गलत उत्तर है। क्या है, बिल्कुल गलत है। जिन लोगों ने प्रतिजैविकी टिक किया है उनका आंसर क्या है, बिल्कुल गलत है। अब आप कहोगे गलत क्यों है, जो आप सोच रहे हो ना, ठीक है, आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हो। जिस बात की आप कल्पना कर रहे हो दोस्तों, वो चीज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, उसको पेनिसिलिन बोला जाता है। तो अगर इस एस्पिरिन के जगह पेनिसिलिन दिया होता, ठीक है, पेनिसिलिन दिया होता, तो उस पेनिसिलिन के लिए सही उत्तर क्या हो जाता, प्रतिजैविकी हो जाता। यहां पे तो एस्पिरिन दे रहा है, ठीक है, ये इसके लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये एंटीपायरेटिक होता है। क्या होता है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, और पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि आइए और इस सीरीज से जुड़िए। प्रैक्टिस बैच है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, फ्री है, ठीक है। आइए और जुड़िए, एप्लीकेशन के थ्रू जुड़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर टेस्ट का भी ऑप्शन दिया गया है, मुफ्त में आप इसका टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंटीपायरेटिक, ठीक है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। कह रहा है एस्पिरिन एक तरह का एंटीपायरेटिक होता है। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या है दोस्तों, ये ज्वर नाशक है। ज्वर नाशक मतलब ज्वर माने बुखार, ठीक है, तो ज्वर नाशक यानी ज्वर का नाश करता है। तो लिख रहा है कि एंटीपायरेटिक यह एक ज्वर नाशक कृत्रिम औषधि है। कृत्रिम औषधि मतलब इसको मनुष्यों ने बनाया है, और जो प्रतिजैविकी होता है उसको प्राकृतिक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ये अंतर होता है। तो ये जो है दोस्तों दवा है, जैसे जो हम लोग इंग्लिश दवाइयां खाते हैं ना, वो सभी इंग्लिश दवाइयां क्या होती हैं, वो कृत्रिम औषधि होती हैं। और इस चीज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, मेनली किया जाता है सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार, ठीक है, ये सब जो प्रॉब्लम होती है इसके लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। और बाकी पेनिसिलिन की जिसकी बात कर रहे थे, तो उसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, उसको याद रखेगा, वो प्रतिजैविकी का उदाहरण हो सकता है, ठीक है। तो मुझे पता था आपने क्वेश्चन गलत जरूर किया होगा। चलो आगे आ जाओ, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी के 24 तो सही कर लो। आगे देखो, जीवन चक्र की वृद्धि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, जीवन चक्र की वृद्धि। एक बात बताओ, अगर मैं किसी पौधे की साइकिल की बात कर दूं, जीवन चक्र की बात कर दूं दोस्तों, तो कह रहा है जीवन चक्र की वृद्धि से कौन सा संबंधित है। कह रहा है पुष्प संबंधित है, पत्ती है, तना है, या जड़ है, ठीक है। अब ज्यादातर लोग इसमें जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाएंगे। क्या, ये जो पौधे होते हैं ये जड़ पे टिके होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जड़ है, ठीक है, जड़, जड़ इसका सही उत्तर है, ठीक है। और यहीं पे क्या हो गया, वो क्या हो गया, इस गेम से बाहर हो गए। दोस्तों ये आपसे पूछ रहा सीधा सीधा वृद्धि। वृद्धि का मतलब उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात नहीं कर रहा, वृद्धि मतलब उनके प्रजनन की बात कर रहा है। तो एक पौधे से अपने पौधे का प्रजनन इनका कैसे हो पाता है, तो दोस्तों होता है पुष्प के माध्यम से। किसके माध्यम से, पुष्प के माध्यम से। तो जीवन चक्र की जो वृद्धि होती है उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है, पुष्प है। क्या है, पुष्प। तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप गलती से चूक न कर बैठे, इसलिए ऐसे ऐसे प्रश्न मैं लेकर आया हूं। और सिंपल सी बात है कि पुष्प से होता क्या है, पुष्प से प्रजनन होता है, नए नए पौधों का जन्म होता है, ठीक है। तो ये सभी आप जानते होंगे। आगे बताइए, पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में प्रकाश संश्लेषण का नाम देते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण यहां नहीं दे रहा है, ठीक है, यहां पर इंग्लिश में दे रहा है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित तथ्य कौन सा है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, जल्दी से बताइए।
इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। प्रकाश संश्लेषण, जल्दी बताइए, प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। क्या बोला जाता है? फोटो, ठीक है। आप देखिए फोटो वर्ड याद रखिए, अगर आपने फोटो वर्ड याद रखा, ठीक है, फोटो से फोटोसेंटिनाइजेशन लिख रहा, गलत है, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहां पर आपका चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। खाली फोटो फोटो देख के मत मिलाइएगा, सिंथेसिस वर्ड भी याद रखेगा, ठीक है। तो जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, उस समय क्या करते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस का नाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी जानते हैं। एक चीज और याद रखेगा कि इस समय पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान श्वसन और वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं करते हैं। वाष्पोत्सर्जन मतलब अपने पत्तियों से वाष्प का उत्सर्जन करना, ठीक है। तो याद रखें, क्योंकि पत्तियों में क्या होते हैं? पत्तियों में पर्णरंध्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं? पर्णरंध्र। पर्णरंध्र माने क्या होता है? पर्ण माने हो जाता है पत्ती, पर्ण माने क्या हो जाता है? पत्ती, और रंध्र माने हो जाता है छिद्र, ठीक है। उनकी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे व्यक्तियों के त्वचा में छिद्र पाया जाता है और उसी छिद्र से पसीना बाहर आता है, ठीक है। उसी तरह से पेड़ पौधे में होता है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। करेक्ट। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? बताइए, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? पहले बताइए, क्लोरोफिल का संबंध किससे? जिस प्रकार से दोस्तों हम लोग हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं, तो मनुष्य के अंदर जो खून पाया जाता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है। उसी हीमोग्लोबिन की वजह से खून का रंग लाल होता है। उसी तरह से अगर हम पेड़ पौधों की बात कर दे, तो पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं, वो पत्तियां हरी क्यों होती हैं? कभी कभी परीक्षा में यह भी प्रश्न आता है, तो याद रखिएगा, हरा होने की वजह क्या है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं। अच्छा, उस क्लोरोफिल में कौन सा आयन पाया जाता है? जैसे अगर आप बात करेंगे हीमोग्लोबिन में कौन सा आयन पाया जाता है, तो आप पढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। क्या होता है? आयरन होता है, ठीक है। अगर शरीर में खून की कमी है, तो मतलब जो एनीमिया रोग है, अगर वहां पर या खून की कमी है, थोड़ा बहुत भी कम है, रोग की बात नहीं करते हैं, तो वहां पर हमें आयरन लेने की जरूरत पड़ती है। क्यों? यही उसका मुख्य आयन है। उसी तरह से क्लोरोफिल का जो मुख्य आयन होता है वो क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर आप साइंस की सीरीज से जुड़ते हैं तो वाकई आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आराम आराम से ऐसे बातचीत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? देखिए, दो बातें होती, एक पानी का ऊपर जाना आना, और एक होता आहार। दो चीजें होती है, ठीक है। या तो जल क्या करता है? आता जाता है, या तो जो आहार होता है। आहार माने क्या होता है? ये पौधे जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो क्रिया कर रहे थे, मतलब भोजन बना रहे थे, तो भोजन तो यार बनने के बाद जड़ों को, तना को, पत्तियों को, शाखाओं को हर जगह बटेगा ना। वो कैसे बटेगा? तो यहां पर दो विशेष प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। तो याद रखिए, जो जल होता है दोस्तों, ये जाइलम वाली नलिका से आता जाता है, जाइलम बोलते हैं, ठीक है, जाइलम। और जो आहार होता है दोस्तों, ये फ्लोएम नाम की एक नलिका होती है, उससे आता जाता है। तो परीक्षा में दोनों याद रखिए, परीक्षा में कभी भी कैसे भी कुछ भी पूछ सकता है। देखिए, यहां जल की बात कर दिया तो फ्लोएम टिश्यू बोल सकते हो, ठीक है। नहीं, फ्लोएम में तो आहार हो जाएगा, फ्लोएम में क्या हो जाएगा? आहार हो जाएगा। यहां आपसे क्या पूछा? पानी पूछा है ना, तो पानी हो जाएगा जाइलम। तो ज से जल और ज से जाइलम, ठीक है, ज से जल, ज से जाइलम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये वाला सही उत्तर नहीं होगा। ये तब सही उत्तर होता है जब प्रश्न पूछता आहार। यहां पे पूछा जल, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? जाइलम टिश्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सही से उत्तर आपको पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष, ठीक है। चार वृक्षों के नाम दे रहा है। यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को दोस्तों तो पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ये पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है, पर्यावरण का आतंकवादी। भाई ऐसा इसने क्या गुनाह कर दिया कि इसको आतंकवादी कहा गया, ठीक है। दोस्तों कहा जाता है यूकेलिप्टस का पौधा या पेड़, पौधा नहीं होता, पेड़ होता है, ये जहां कहीं भी लगा होता है उसके अगल बगल की भूमि क्या हो जाती है? अनुपजाऊ हो जाती है, ऊसर भूमि हो जाती है। इसके आसपास की जो भूमियां ऊसर क्यों हो जाती हैं? क्यों? क्योंकि पानी बहुत सोखता है, और सारा पानी ले लेगा तो अगल बगल के लोग क्या करेंगे? घंटा, ठीक है। तो याद रखिए, इसी वजह से क्या होता है? यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। तो ये तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। देवदार दोस्तों ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पर्णाक कुछ होता नहीं, ठीक है। तो याद रखिए, देवदार ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर ऊंचा ये कोई बात नहीं कि मतलब ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष में नाम आता है सिकोया का। किसका नाम आता है? सिकोया। सिकोया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष कहलाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, सबसे बड़ा पुष्प संसार का, ठीक है। वैसे अगर हम लोग अपने वेद पुराण की बात कर दें तो हम लोग सबसे बड़ा पुष्प मानते हैं कमल को। किसको मानते हैं? कमल को। क्यों? क्योंकि यार इतना बड़ा कमल होता है कि उस पर ब्रह्मा जी अकेले बैठे होते हैं, ठीक है। तो आप सोचो कमल कितना बड़ा होता होगा, हाँ है कि नहीं। तो कमल को मानते हैं। बट ऐसे अगर इस साइंटिफिक दुनिया में बात करें तो यहां पर एक फूल होता है जिसका नाम रेफ्लेसिया। क्या नाम है? रेफ्लेसिया, ठीक है। तो रेफ्लेसिया याद रखिएगा दोस्तों, ये सबसे बड़ा जो है पुष्प माना जाता है। रेफ्लेसिया को सबसे बड़ा पुष्प माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा होता है, व्यास लगभग 1 मीटर का होता है। 1 मीटर मतलब लगभग 3 फुट इतना इसका व्यास होता है। व्यास मतलब डायमीटर, ठीक है। अगर हम डी की बात करें, डायमीटर बराबर क्या होता है? 2r होता है, ठीक है, त्रिज्या। क्योंकि अगर हम ऐसे गोला बना लें, ठीक है, वैसे गोला ऐसे ही बना नहीं है, ठीक है। चलिए अब भाई बन गया। तो अगर हम इसको यहां पे हम सेंटर पॉइंट मान लें तो ये होता है r, ठीक है। ये भी r होता है और ये भी r होता है। जब दोनों r को मिला जाते हैं तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाती है? यही d कहलाता है, यही व्यास। तो यही जो व्यास है दोस्तों यहां से यहां तक का, वो 1 मीटर का होता है, ठीक है। और इस फूल का वजन जो होता है, किसी को दे दो तो वैसे आदमी गिर पड़े, ठीक है, लगभग 8 किलोग्राम। वाह क्या बात है। हाँ चलो, कर प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया। अब बताइए क्या है प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया? लिख रहा प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होता है, प्रकाश द्वारा प्रारंभ होता है, प्रकाश के उत्सर्जन सहित होता है, प्रकाश उष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने में प्रयोग होता है, ठीक है। अच्छा, ये प्रकाश रासायनिक जो प्रक्रिया दे रहा है, ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों? इसमें प्रकाश जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो यहां आप राइट आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर, ठीक है। क्या यहां पर प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन चलता है, ठीक है। तो यहां पर उत्सर्जन नहीं, आप इसको बोलिए प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर जैसे अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, इसके लिए आपको प्रक्रिया समझना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस में होता है क्या? पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना बनाते हैं। 2 उदाहरण आपको देता हूं अच्छा सा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पेड़ पौधों की जो खाना बनाते हैं, इनका आप उदाहरण ले लो एक, और दूसरा उदाहरण ले लो, हम लोग घरों के ऊपर में क्या लगाते हैं? सौर सेल लगाते हैं, ठीक है, सौर सेल लगाते हैं, ठीक है। और दोनों ही माध्यम में क्या होता है? दोनों ही माध्यम में सूर्य के प्रकाश से चीजें बदलती है। तो यहां पर जो प्रकाश ऊर्जा होता है वो किस ऊर्जा में बदलता है? देखिए ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है। कहा जाता है ना, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा का रूपांतरण होता है, यानी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो जब कभी प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है तो वहां कौन सा कार्य होता है? याद रखेगा, वो फोटोसिंथेसिस का कार्य होता है। यहां पर क्या होता है? सौर सेल में हम क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को बदल देते हैं किसमें? याद रखे विद्युत ऊर्जा में, तभी तो घर में हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। तो उसी तरह से इसको कह सकते हैं कि प्रकाश से प्रारंभ होता है। कह रहा प्रकाश रसायन के अंतर्गत वे सभी रासायनिक क्रियाएं आ जाती हैं जिनमें प्रकाश का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कारक होता है, मतलब उस पर निर्भर होता है, जिसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पौधों के लिए दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कई बहुत सारे तत्व होते हैं जो जरूरी होते हैं, जैसे हमारे शरीर के लिए बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है, आप सभी तरह के आहार, आप संतुलित आहार नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर हम अपने निजी जीवन की बात कर दें तो क्या हम सभी संतुलित आहार लेते हैं? संतुलित आहार मतलब क्या है? ऐसे कितने लोग हैं जो डेली अपनी फुल डाइट लेते हैं? फुल डाइट मतलब वो सैलेड वगैरह सब कुछ एकदम प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम लेते हैं? नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बहुत सारे आहार हम क्या कर देते हैं? मिस कर देते हैं, और इसी वजह से शरीर में बहुत सारे रोग भी आते हैं। उसी प्रकार से अगर पौधों की बात कर दें तो पौधों की लंबाई के लिए जो जिम्मेदार है, जैसे यहां दे रहा है सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। तो याद रखिए कैल्शियम तो जैसे शरीर के लिए जरूरी है, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे हड्डी और शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ही ये पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है। और नाइट्रोजन के बिना कुछ होना नहीं है। क्यों? अरे वायुमंडल से नाइट्रोजन अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता तो अलग से बैक्टीरिया नाइट्रोजनीकरण करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी पौधे के वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। सोडियम दोस्तों ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। ये एकदम ऐसा नहीं कर सकते कि पौधों की इसकी जरूरत नहीं पड़ती, पड़ती है लेकिन एकदम आवश्यक तत्व ये नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हो सोडियम, ठीक है। ये पौधों की लंबाई संबंधित है। अगर मैं व्यक्तियों की बात कर दूं कि व्यक्तियों में लंबाई से संबंधित कौन सी चीजें होती हैं, तो याद रखें दोस्तों, व्यक्ति अगर प्रोटीन कम लेता है तो ऐसे में व्यक्ति की लंबाई यानी शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। तो प्रोटीन इसके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। यहां भी देखिए दे रहा है कि वृद्धि एवं विकास के लिए पौधों को 9 तरह की दीर्घकालीन तत्व और 8 तरह के लघु मात्रिक तत्वों की जरूरत होती है। अच्छा, जो ज्यादा चाहिए होता है, जैसे कार्बन ज्यादा होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये सभी ज्यादा चाहिए होता है। सोडियम वगैरह हो गया कम चाहिए, सोडियम, मैग्नीज, बोरान, मॉलिब्डेनम, तांबा, लोहा, निकट, जस्ता, ठीक है, ये सब कम चाहिए होता है।
इंसुलिन प्राप्त होता है। अभी तक आपने इंसुलिन के बारे में पढ़ा कि इंसुलिन की कमी से शरीर में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। जब शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है तो शरीर में कौन सा रोग होता है? मधुमेह नाम का रोग होता है, जिसे हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना, ऐसा सुना होगा आपने। ठीक है, और ये इंसुलिन पैदा कहां से होती है? तो हम लोग पढ़े कि अग्न्याशय के पास में, ठीक है, अग्न्याशय के पास में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, वहां पर बीटा कोशिकाएं होती हैं और वो बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्रावण करती हैं। लेकिन इसके अलावा, ये तो शरीर के अंदर की बात होगी ना, शरीर के बाहर अगर कोई ऐसा चीज है जहां से इंसुलिन की प्राप्ति की जाती हो तो आप बताइए। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए नया, इतना हल्के में मत लीजिए। ठीक है, ये तो वो चीजें हैं जो हम पढ़ चुके हैं, और मैं अभी आपको जब भी प्रैक्टिस कराता हूं तो मेरा फोकस हमेशा ही होता है कि मैं आपको नए नए प्रश्नों पर प्रैक्टिस कराऊं ताकि आपको चीजें समझ में आए, मजा आए। ठीक है, बेसिकली मजा आना चाहिए कुल मिला जुला के। ठीक है, तो इंसुलिन जो प्राप्त होता है करा अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से, या आलू के कंद से। ठीक है, आलू के कंद, आलू का कंद जानते हैं? जब कभी आलू की बुआई होती है ना तो वहां पर कंद, अरे जिसे आप लोग बोलते हैं आलू की आंख आ गई है, ठीक है, वो कंद होता है। हालांकि उसमें इंसुलिन वगैरह नहीं होता, याद रखिए। डहेलिया होता है, डहेलिया एक तरह का पौधा है, उसकी जड़ों में जो है उसको जड़ों में मतलब उसको लिया जाता है अलग तरीके। जैसे आपने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं कई तरह के उपचार अपनाते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जो जामुन आता है ना, जामुन के जो बीज होते हैं उनको सुखवा करके, फिर उससे कूट करके, फिर उसकी बुकनी बना करके उसको भी लोग खाते हैं। वैसे डहेलिया की जड़ों को भी काट करके, सुखा करके फिर उसका उपभोग किया जाता है, उससे इंसुलिन जो है ठीक ठाक मात्रा में मिल जाता है। तो डहेलिया की जड़ यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सूरजमुखी कुल का पौधा होता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मटर का पौधा होता है, मटर का पौधा बताइए। मटर, मटर जानते हैं ना, हरी मटर। ठीक है, अरे मटर पनीर दबा के खाए और मटर नहीं जानते हो। चलिए मटर के बारे में बताइए, मटर क्या है? कह रहा मटर साग है, साग है मटर। अच्छा, मटर पुष्प होता है। सर देखा तो है, क्या होता है कह नहीं सकते। या मटर झाड़ी होता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं मतलब अगर आपको दिमाग में आता है जैसे मटर पौधा है या कुछ और है तो बताइए, मैं तो कंफ्यूज कर सकता हूं आपको। ठीक है, बताइए जल्दी से, मटर इसमें से किसका उदाहरण है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मटर जो होता है साग का उदाहरण। किसका है? साग का। साग पात का नाम सुना है ना? ठीक है, पात मतलब पत्तेदार सब्जियां, और ये साग का उदाहरण है। मटर क्या है? ये साग का उदाहरण। मुझे पता था आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये साग का उदाहरण है। यह एक द्विबीजपत्री पौधा होता है, इसकी जड़ में गांठें मिलती हैं। अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए, मॉडल के लिए, यहां पर आपने नाम सुना होगा किसका? मेंडल का। मेंडल की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा है ना? ठीक है, मेंडलीव का नियम जो उन्होंने खोजा है उसमें मटर का ही उन्होंने प्रयोग किया था सबसे पहले। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जिसमें उन्होंने क्रॉस कराया था। एस्पिरिन कहां से मिलता है? एस्पिरिन, अभी दोस्तों पहला वाला क्वेश्चन जो हमारा था वो एस्पिरिन था, दवा के ऊपर ना। तो लिख रहा है पेट्रोलियम से कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, पृथ्वी से कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, पेड़ से प्राकृतिक रूप से पाया नहीं जाता क्योंकि प्रतिजैविकी तो है नहीं, यह एक कृत्रिम औषधि है जिसको व्यक्ति अपने प्रयोगशाला में बनाता है। तो आप कह सकते हैं कि एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से इस एस्पिरिन की क्या होती है? प्राप्ति होती है। पढ़ाया था ना मैंने पहले वाले क्वेश्चन में, अभी डिस्कस हुआ है, तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको। आगे देखिए, आगे कह रहा है लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? कह रहा है जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से, या जीन के मिश्रण से, या फिर उपर्युक्त सभी से। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो दोस्तों आनुवांशिक विचरण हो सकता है, यार एक ही बात दे रहा है, एक तरफ लिख रहा है जीन का देखा नहीं क्या आपने? एक तरफ लिख रहा है जीन का सम्मिश्रण, दूसरी तरफ लिख रहा है जीन का मिश्रण। तो यार जीन का मिश्रण कहो चाहे सम्मिश्रण कहो, और जीन के अंदर ही क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम में बदलाव कहो, मुद्दा एक ही है। ठीक है, तो इन सभी से क्या होता है? आनुवांशिक विचरण होता है। ठीक है, और वैसे भी आप जानते हैं कि महिलाओं में XX क्रोमोसोम होता है और पुरुषों में XY क्रोमोसोम होता है। ठीक है, जो लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, 23 जोड़े टोटल होते हैं, तो उसको भी याद रखेगा। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छा, जब ऐसे प्रश्न आते हैं ना तो आधे लोग परेशान हो जाते हैं, पता नहीं कहां से क्वेश्चन कर दिया। एक बात बताऊं, पूरी साइंस आप पढ़ लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ आप पढ़ लेंगे, और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो एग्जाम में हमेशा फेल होंगे। कई बार आप सोचते होंगे कि यार बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एग्जाम हमेशा निकलता है, मतलब वो लोग सोचते हैं यार हम सिलेक्शन कहां लें, और हमारा एक सिंगल एग्जाम नहीं निकलता। पता है रीजन क्या होता है? क्योंकि आप घिसे पीटे तरीकों से पढ़ते हो, आप घिसे पीटे तरीकों से पढ़ते हो, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आप
आप समझो, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है, और अगर आप मेरी बात करते हैं तो मैं हमेशा प्रैक्टिस कराता हूं। कभी कभार जब मैं यहां अवेलेबल नहीं होता, जैसे सैटरडे को मैं यहां से घर चला गया था, इस वजह से मेरी क्लासेस बंद थी, ठीक है, तो सैटरडे संडे मंडे 3 दिन मैंने ऑफ रखा था अपना। मुझे भी छुट्टी चाहिए होता है, मैं भी मशीन नहीं हूँ, रोबोटिक नहीं हूँ, ठीक है, और मेरी आदत नहीं है कि मैं जो है अगर टाइम नहीं है तो मैं आपको कुछ भी पढ़ा के चला जाऊं, ये मेरी आदत में नहीं है। इसलिए मेरी क्लास ज्यादातर आपको बंद मिल जाती है ना, इसलिए आप परेशान होते हैं। परेशान मत हुआ करिए, जितनी चीजें दी जाती हैं उन पर आप फोकस करिए। क्यों? क्योंकि चाहता मैं तो इस चैनल पे 10,000 वीडियो अब तक हो चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने वीडियो हैं इतने बेहतरीन वीडियो हैं कि लोग आज भी उस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तैयारी करने में वीडियो काफी मदद कर रही है। ये सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए बताऊं आपको, सहज प्रणाली का जो परिवर्धन दे रहा है ना दोस्तों, ये परिवर्धन क्या होता है? सिंपल सी बात बता दें, पौधों में 2 तरह के पौधे होते हैं, एक होते हैं स्वपोषी, एक होते हैं परपोषी। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषी मतलब जो अपना भोजन बनाते नहीं, वो दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, इसीलिए कहा गया परपोषी। जैसे परीक्षा, परधन इच्छा, दूसरे की इच्छा, उसी तरह से परपोषी जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर हो, परपोषी हो जाते हैं। तो यहां पर जो स्वपोषी वाले आते हैं, ठीक है, यानी प्रणाली की स्वपोषी क्रिया जो होती है वो सहज प्रणाली का परिवर्धन कहलाती है। तो इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण किसमें होता है? ठीक है, अभी यहां मैं बॉटनी की बात कर रहा हूं, ठीक है, लिख रहा है फूल में, पर्ण यानी पत्तियों में, बीज में या फिर कली में। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्या हो जाएगा? बीज में। कहां पर होता है भ्रूण? किसमें मिलेगा? बीज में। बीज में ही भ्रूण होता है, नहीं फूल पत्ती मत करिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो भ्रूण होता है ये कहां होता है? बीज में मिलता है, ठीक है। करा इस मसू नहीं, इस समूह, ठीक है, इस समूह के पौधे में बीज जो होता है फल के अंदर होते हैं, और पौधे में जड़, पत्ती, फूल, बीज ये सभी पूरी तरह से विकसित होते हैं। और आपने एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री का नाम सुना होगा, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? फूल बनने का उद्दीपन कौन ग्रहण करता है बताइए? तना तो कभी फूल बनता नहीं है, शाखा भी फूल नहीं बनती है, खाली विस्तार करती है। पर्ण यानी पत्तियां, ये फूल बनती किसने? पत्तियों से। पत्तियों से आपने देखा होगा जो फूल बनते हैं ना, वो सबसे पहले पत्ती नुमा संरचना में आते हैं, फिर धीरे धीरे उनका विकास होता है और फूल में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो फूल का उद्दीपन ग्रहण कौन करता है? तो याद रखेगा पर्ण यानी पत्ती बोल सकते हो, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। करा पौधे जो नमकीन युक्त मिट्टी में उगते हैं, जो नमकीन युक्त यानी ऐसी मिट्टी जहां पर नमक होती है, ठीक है, समुद्र के किनारे वाली मिट्टी आप कह सकते हो, वो नमकीन युक्त मिट्टी होती है। तो ऐसे पौधे जो नमकीन युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? लिख रहा है जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हैलोफाइट या सैक्युलेंट, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, पानी में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको हाइड्रोफाइट बोलते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है। जीरो मतलब ऐसे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं, जो मरुस्थल में उगते हैं ना, जिनको पानी एकदम नहीं मिलता है, तो हो जाता है उनकी जिंदगी में जीरो, शून्य है, ठीक है। तो याद रखिए जीरोफाइट। और जो नमक वाले होते हैं ना, वो हैलोफाइट होते हैं। क्या होते हैं? हैलोफाइट, ठीक है। थोड़ा सा नमकीन टाइप का, बड़ी नमकीन हो गई हूं, हाँ। तो याद रखेगा, नमकीन युक्त जो पौधे होते हैं ये हैलोफाइट से संबंधित है, ठीक है। इनको हैलोफाइट बोलते हैं, समूह का जो पौधा होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बाकी आपको बता ही दिया हूं। और जो मैं हाइड्रोफाइट बताया हूं, हाइड्रोफाइट का ही दूसरा नाम है जलोद्भिद। क्या नाम है? पानी में उगने वाले पौधे, जैसे सिंघाड़ा, जैसे जलकुंभी, जैसे कोलगट्टा। नाम सुना है? नहीं सुना? हम लोगों के यहां होता है, आप लोगों के यहां कुछ और बोला जाता होगा, होता तो होगा सबके यहां। हेरोइन उत्पन्न करने वाले पौधे का नाम बताइए। चलिए बताइए, हेरोइन किससे मिलती है? ठीक है, बताइए, हेरोइन उत्पन्न करने वाले पौधे का नाम बताइए। कौन सा पौधा है जो हेरोइन पैदा करता है? दोस्तों आज भी इस पौधे की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है, उसका नाम है अफीम। क्या नाम है? अफीम। और कहां पे इस तरह की खेती होती है दोस्तों? तो याद रखेगा, बिहार में। आज भी बिहार में अफीम की खेती होती है, ठीक है। और अफीम को लेकर के बहुत बड़े बड़े युद्ध भी लड़े जा चुके हैं। भारत और चीन जैसे देशों के बीच में अफीम युद्ध हुआ है। कब? जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तब हुआ था, ठीक है। तो इस तथ्य को याद रखेगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अफीम को ही पॉपी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बता दीजिए। दाल का सबसे अच्छा स्रोत, दाल अच्छा स्रोत होता है किसका? दोस्तों हम बचपन से जानते हैं कि दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। और प्रोटीन क्या करता है? शारीरिक विकास करता है। तो जिनको शरीर बनानी है वो क्या करेंगे? वो दाल लेना शुरू कर दें, ठीक है। तो दाल आपका प्रोटीन के लिए हो जाएगा। बाकी सेलुलोज मत करिएगा, सेलुलोज गलत उत्तर हो जाएगा। सेलुलोज का पाचन अब हमारे शरीर में नहीं होता है। बहुत पहले जब व्यक्तियों के पास पूंछ हुआ करती थी, तब जो है उनका सेलुलोज का पाचन भी होता था। क्यों? क्योंकि तब व्यक्ति जो होता था पूरी तरह से
वनस्पतियों पर निर्भर होता था, वो यही सब तना हो गया, जड़ हो गया, फूल पत्ती, यही सब खाता पीता था, ठीक है। तो यही सब चलता था, फल फूल वगैरह सब खाता था, तब सेलुलोज का पाचन होता था। अब उसके शरीर में सेलुलोज का पाचन वाचन होता नहीं है। बाकी फैट और कार्बोहाइड्रेट जो दे रहा दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट का नाम आते ही आपके सामने उदाहरण आ जाता होगा, किसका, जल्दी से बता दीजिए। कार्बोहाइड्रेट ये त्वरित ऊर्जा का माध्यम होता है, और जो फैट होता है, ग्लिसरीन का नाम सुना होगा, फैटी एसिड, ठीक है, तो अलग होता है, ठीक है। तो यहां पर प्रोटीन हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। पौधों के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? केसर तो सुना होगा, अभी केसर को हाल ही में जीआई टैग भी दिया गया, ठीक है, और केसर है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर केसर जो है किस भाग से प्राप्त होता है? करा संपूर्ण भाग से, वर्तिकाग्र या वर्तिका से, तने से या पत्तों से। तो याद रखें दोस्तों, जो पुष्पों की वर्तिकाग्र होते हैं, ठीक है, पुष्पों के वर्तिकाग्र जो होते हैं या वर्तिका जो होते हैं, उनसे केसर प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो आप कभी ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती? कौन सी शर्करा है जो विपुल मात्रा में पाई जाती? विपुल मतलब ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में पाई जाती है शाकाहारी भोजन में। करा एमिलोज, लैक्टोज, सेलुलोज या फिर माल्टोज। शाकाहारी भोजन की बात करा साग सब्जियों में, तो उसमें सेलुलोज आ जाएगा, हालांकि अब इसका नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखेगा सेलुलोज। अगर हम बहुत ज्यादा ये सब चीजें खाते, पत्तीदार सब्जियां, तो उसमें सेलुलोज की मात्रा होती है, ठीक है, तो उसको याद रखेगा। अब क्या होता है, ये हजारों अणुओं वाला एक पॉलीमर बन जाता है, तो इस वजह से इसका काम कम आ पाता है, ठीक है। कपास वगैरह की बात करेंगे तो उसमें रेशा होता है, 90% सेलुलोज होता है, लेकिन हम कपास थोड़े खाते हैं, ठीक है। कपास को भारत में सफेद सोना भी कहा जाता है। लौंग प्राप्त होता है, लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग का आकार ही आप देखेंगे ना तो आपको फूल के आकार का लगेगा, ठीक है। लौंग का कभी आकार देखिए, ये क्या नजर आता है? नजर आता है कि कोई फूल है, क्या है? फूल। तो आप फूल को कह सकते हैं पुष्पकली। तो लौंग किसका उदाहरण हो सकता है? ये पुष्पकली का उदाहरण है। सिंपल क्वेश्चन है, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मसाले में इसका इस्तेमाल होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? बताइए। प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर दोस्तों कहां से पाया जाता है? प्राकृतिक रबर की खेती होती है। क्या होती है? खेती होती है, और बहुतायत मात्रा में खेती करता है केरल। भारत में केरल जो राज्य है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में प्राकृतिक रबर की खेती करता है। और रबर में क्या होता है? आइसोप्रीन होता है। क्या होता है? प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है? ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, तो आइसोप्रीन यहां पर आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन संवहनी पौधा है? उसको चुनना है, संवहनी पौधे को चुनना है, ठीक है। काई हो गया, काई तो ये आपका नीलहरी शैवाल का उदाहरण हो सकता है। लीवर बर्ड नहीं होगा, हार्न बर्ड भी नहीं होगा। हार्न बर्ड क्या हो जाएगा? ये आपका मांसभक्षी पौधा है, ठीक है। हार्न बर्ड हो गया, बटर बर्ड हो गया, और आपका क्या नाम है, घटपर्डी हो गया, ठीक है। ये सब अलग अलग हो जाता है। यहां पर जो फर्न होता है दोस्तों, याद रखेगा फर्न ये संवहनी पौधे का उदाहरण है। फर्न क्या है? ये संवहनी पौधे का उदाहरण है। कह रहा फर्न, अच्छा फर्न में होता क्या है? याद रखे ऐसे पौधे जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं उसको फर्न की श्रेणी में आते हैं। तो फर्न जो होता है, फर्न जैसे पौधों की श्रेणी में आते हैं। फर्न क्या होता है? खुद ही एक अपुष्पक पौधा है, इसमें जड़, तना, पत्ती सब होता है, बीजाणु भी होता है, बीजाणुधानी भी होता है, लेकिन इसमें कोई पुष्प नहीं होता है, ठीक है। हालांकि नए नए पौधे की उत्पत्ति होती है, बट यहां पर इसके तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? ठीक है, अपने स्टेम को संशोधित करना मतलब अपने जड़ों को, तने को, ठीक है, तने को संशोधित किया हुआ है किसने? ये आपको बताना, अदरक, मूली, चुकंदर और गाजर, ठीक है। तो याद रखिएगा खाद्य सामग्री को संग्रह करने के लिए स्टेम को संशोधित करने वाला कौन सा है? अदरक माना जाता है। क्या होता है? अदरक। कैसे करता है तो ये भी याद रखिए। करा वृक्ष के ऊपरी भाग को तना कहते हैं। अच्छा मान लीजिए कोई पेड़ है, ऐसे होता है ना, तो इसके ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? ये वाला हिस्सा तना हो गया, यहां पर ढेर सारी शाखाएं होती हैं और पत्तियां होती हैं और फल फूल होते हैं। करा तने का जो प्रमुख कार्य होता है फूल, पत्ती और फल इन सभी को संभाले रखने का कार्य होता है और शाखाओं में विभाजित होता है। तना विभिन्न कार्यों को संपन्न के लिए खुद को रूपांतरित कर लेता है, जैसे भूमिगत तने में भोजन का संचय हो जाता है। हमने सुना होगा आलू, आलू भी क्या होता है? ये भी तने का ही रूप है, ठीक है, और ये जमीन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से अदरक भी है, तो अदरक भी जो है अपने स्टेम में संचित करता है, ठीक है। तो इस तथ्य को याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। बस आप वीडियो सीरीज से जुड़े रहिए ताकि आपको सही समय पर चीजें मिलती रहें, ठीक है। डेली शाम को 5 बजे भी आप तैयार रहेगा और आराम से हम लोग ऐसे डिस्कशन करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।